हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज फिर आ गए हैं एक नई क्लास के साथ। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नीदर। पहले हमने पढ़ा यूज ऑफ ईदर, यूज ऑफ एनी। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नीदर। हम अभी स्टार्टिंग में बड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि हम एक एक शब्द को आपको बता सकें, क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद जैसे जैसे हमारे व्यूज बढ़ने लगेंगे और जैसे जैसे स्टूडेंट्स को हमारी क्लासेस अच्छी लगने लगेंगी, वो हमें अपना प्यार देने लगेंगे, तब हम कुछ और क्लासेस को शुरू करेंगे। ये जनरल इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम पूरी कंप्लीट इंग्लिश को आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम प्रयास करेंगे कि कोई भी पॉइंट छोड़ा ना जाए। इसको हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे जो एग्जाम में ग्रामर आती है वो भी, और जो आ सकती है वो भी, एक्सपेक्टेड ग्रामर भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और क्लास शुरू करेंगे जिसे कहेंगे हम एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो जो पूछे जाने की संभावना है, केवल एग्जाम को टारगेट करते हुए, एसएससी के एग्जाम को टारगेट करते हुए, बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए हम एक नई क्लास को शुरू करेंगे। और उसी दौरान में हम कुछ एडवांस्ड इंग्लिश को, जिसमें हम कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ाया करेंगे, जैसे एक्सपेक्ट के बारे में कोई एक वर्ड लिया हमने और उसके बारे में हम सारी चीजें बताने का आपको प्रयास करेंगे कि जब वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे तो किस प्रकार का यूज होगा, इसका यूज ऑक्सिलरी वर्ब से पहले होगा या बाद में होगा, मेन वर्ब से पहले होगा या बाद में होगा, इसका अर्थ क्या होगा, उन सब बातों को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनरल इंग्लिश में, क्योंकि इसका नाम ही है जनरल इंग्लिश, तो छोटी से छोटी चीज को हम लोग इसमें बताते हुए चलेंगे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नीदर, यूज ऑफ नीदर। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नीदर का अर्थ क्या होता है। जब हम किसी भी शब्द का अर्थ जान जाते हैं तो उसके संबंध में निर्णय करना आसान हो जाता है कि इसमें सही क्या होगा और इसमें गलत क्या होगा। लेकिन जब तक हमें अर्थ पता ना हो और हम केवल रूल को रट लें कि नीदर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, नीदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो इन चीजों को रटने से जब हमारे सामने एग्जाम आता है तो वहां पर गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब हम चीजों को समझ लेते हैं, जब हम उसका अर्थ जान लेंगे, अर्थ के आधार पर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा। तो नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। अगर हम बात करेंगे दो में से एक भी विद्यार्थी आज कक्षा में नहीं आया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, नहीं आया है, ये सिंगुलर हुआ। अब जब आपने इसका अर्थ जान लिया तो आप ये समझ गए कि अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नीदर का अर्थ मैंने क्या बताया, नीदर का अर्थ मैंने ये बताया दो में से एक भी नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न फिर से उठ गया होगा कि सर अगर दो से अधिक में से एक भी नहीं की अगर हम बात करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे यूज ऑफ नन। यूज ऑफ नन। नन का अर्थ होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नीदर। नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। ये देखिए, नीदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के अर्थ में, दो में से एक भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। नीदर का प्रयोग कितनों के लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दो से अधिक में से एक भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। कभी भी आपके सामने सेंटेंस आ जाए और वहां पर नीदर हो या नन हो और उसमें यूज किए गए दो या दो से अधिक चीजों के आधार पर आप ये निर्धारित कर सकेंगे कि नीदर का प्रयोग होगा या नन का प्रयोग होगा। नीदर ऑफ द टू फ्लावर्स, यहां पर है द टू फ्लावर्स, कितनों की बात की गई है, दो फूलों की बात की गई है और दो के लिए हमने नीदर का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यहां तक तो अभी तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो नीदर का प्रयोग दो फूलों के लिए किया गया है, इसलिए यह सही होगा। नीदर ऑफ द टू फ्लावर्स, दोनों फूलों में से एक भी लाल नहीं है। ठीक है, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे नीदर ऑफ द फाइव फ्लावर्स,
मैंने आपको बताया कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की अगर हम बात करेंगे तो हम नन का प्रयोग करेंगे। यहां पर कितने फ्लावर्स की बात की गई है, तो हम कहेंगे यहां पर 5 फ्लावर्स की बात की गई है, और 5 के लिए यहां पर नीदर का प्रयोग नहीं किया जाना था बल्कि नन का प्रयोग किया जाना था। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। हम आगे एक और एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें। देयर आर 2 गर्ल्स, नीदर इज स्मिता। यहां पर है सेंटेंस देयर आर 2 गर्ल्स, यहां 2 लड़कियां हैं, लेकिन नीदर इज स्मिता, दोनों में से कोई भी स्मिता नहीं है। ठीक है, बात कितनों की करी थी हमने बात करी थी 2 गर्ल्स की, 2 लड़कियों की, और 2 लड़कियों के लिए हमने नीदर का प्रयोग किया, तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 5 गर्ल्स, और 5 गर्ल्स के लिए हमने यहां पर किसका प्रयोग कर दिया, नीदर का, इसलिए यह गलत हो गया, क्योंकि 2 से अधिक के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए था, नन का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए यह वाला एग्जाम्पल गलत हो गया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम एमटीएस का एग्जाम देते हैं, जब हम सीएचएसएल का एग्जाम दे देते हैं, तब हमारे सामने जब वहां इस तरह के छोटे छोटे से पॉइंट पर जब एरर पूछ लिए जाते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यहां पर हमें आंसर क्या करना चाहिए, तब हमें बड़ी वेदना होती है कि हमने पढ़ा भी था और हम आंसर नहीं कर पाए। मैं ऐसा पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊं इतनी बार मैं क्लास में ही रिपीट कर दूं ताकि वो चीज आप लोग भूल ना पाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का यही सबसे बड़ा फायदा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम हर चीज को बहुत बारीकी से और बहुत लंबे समय तक बता सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास में वहां पर समय भी सीमित होता है, वहां पर ड्यूरेशन भी सीमित होता है, इसलिए वहां पर थोड़ी सी तेज बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जैसे हमें वहां पर 3 महीने का समय मिल गया और पर डे हमें 1 घंटे की क्लास लेनी है, तो उतने समय में हमें सिलेबस पूरा करना है, तो हम उन चीजों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। लेकिन ऑनलाइन हमारे पास समय भी होता है, आप भी 1 से 2 घंटे पढ़ सकते हैं या घर में बैठकर कितने भी समय पढ़ सकते हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाएं तो हम आपको हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ा दें, ये सोचकर कि आप घर पर कितनी भी देर उन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी तक हमने ये देखा था कि 2 में से 1 भी नहीं के लिए नीदर का प्रयोग करते हैं। नीदर और नन में हम लोगों ने अंतर करने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे देखेंगे नीदर का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बात मुझे आप बताइए, अभी हमने पीछे वाले में देखा था कि अगर नीदर का प्रयोग किया गया, ये देखिए यहां पर नीदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया और नीदर के साथ हमने किस वर्ब का प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, इसलिए यह वाला सेंटेंस सही था। नीदर का अर्थ होता है 2 में से 1 भी नहीं। हमारा अर्थ क्या बन रहा था कि दोनों में से 1 भी स्मिता नहीं है। हमारे सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा था, हमारे सेंटेंस के अंत में आ रहा था है, तो यह हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हमने इज का प्रयोग किया था। ठीक है, इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। अब हम फिर से अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। यहां पर है देयर आर 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं यहां, बट लेकिन नीदर इज स्मिता, 1 भी स्मिता नहीं है। हम कितनों की बात कर रहे हैं, 1 भी नहीं की, इसीलिए हमने अगर नीदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया, तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया। ठीक है, अगर हमने नीदर का प्रयोग किया, इसका अर्थ था 2 में से 1 भी स्मिता नहीं है। अब यहां पर अगर है बन जाता है तो हमारी हिंदी भी गलत बन जाती है, और अगर हिंदी हमारी गलत बनती है तो इसका मतलब यह है कि यह पूरा सेंटेंस गलत है। यहां पर नीदर के साथ हमें किसका प्रयोग करना चाहिए था, इज का, क्योंकि नीदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। नीदर हैज डन हिज वर्क, 2 में से 1 ने भी अपना कार्य अभी नहीं किया है या नहीं कर चुका है। ठीक, नीदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया तो यह ठीक हुआ। अगर नीदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, इसीलिए यह गलत हो गया। ठीक है, तो नीदर के साथ अगर नीदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। देखिए आज हमारी क्लास नीदर है, लेकिन आज हम अपनी ये वाली क्लास लेने के बाद हम जैन जेड पर बात करेंगे। जो जैन जेड अभी नेपाल हिंसा के दौरान बहुत चर्चा में है। आपने न्यूज़पेपर्स में भी बहुत पढ़ा होगा, जैन जेड प्रोटेस्टर्स, जैन जेड प्रोटेस्टर्स। उस चीजों पर आज हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जैन जेड क्या है, लेकिन अब हम इंग्लिश ही करेंगे। अब देखिए, नीदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का। यहां पर आप समझने की बात की, यहां पर देखिए एक और है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। क्यों? नीदर बुक मतलब एक भी बुक नहीं। सेंटेंस का अर्थ क्या आ रहा है? एक भी बुक नहीं, दो में से एक भी बुक नहीं इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एक भी बुक मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर हम यहां पर नीदर के साथ अगर बुक्स कर दें तो इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा? नीदर बुक दोनों में से एक भी किताबों नहीं। क्यों? क्योंकि बुक्स प्लूरल कर दिया हमने, तो इसका अर्थ जब गलत हो जाता है तो यहां पर इससे बनने वाली इंग्लिश भी गलत हो जाएगी। तो हम जब भी देखेंगे नीदर के बाद अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं, अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो नाउन कैसा आना चाहिए? नाउन हमारा सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, नाउन हमारा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर नीदर के बाद प्लूरल नाउन का हम प्रयोग करेंगे तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात को आप समझ पाए। नीदर बुक इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। कोई भी बुक मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। नीदर स्टूडेंट, नीदर के बाद हमने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया। नीदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। एक भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है या समझदार नहीं है। यहां पर एक बात को और आप यहीं पर समझने का प्रयास कीजिए, हालांकि वो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में जरूर आएगा, लेकिन मैं यहीं पर आपको समझाता हूं। अगर हम नीदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ कैसा बनता है? सिंगुलर। नीदर बुक, बुक में से एक भी बुक नहीं, और एक भी बुक नहीं की बात अगर हम करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कैसा बन रहा है? सिंगुलर, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो नीदर के बाद यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ ये बनने वाला सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर आर का प्रयोग कर देते, अगर हम यहां पर आर का प्रयोग कर देते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहां पर लिखा है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नीदर के बाद नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? मैंने आपको बताया कि नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? गिनती की। दो में से एक भी नहीं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। जैसे हम कह दें कि नीदर शुगर, तो हमारा अर्थ क्या बन रहा होगा? दो चीनी में से एक भी नहीं। तो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि दो चीनी में से एक भी नहीं। चीनी को हम मात्रा में देखते हैं, ठीक है, उसको हम संख्या में नहीं देखते हैं, उसको हम मात्रा यानी कि क्वांटिटी में देखते हैं। उससे पहले नीदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम ये ऐसा कह सकते हैं कि नीदर का जो अर्थ है या एक्सप्रेशन जो है वो काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ आता है दो में से एक भी नहीं, इसीलिए नीदर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। इस बात को हम एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास करेंगे। नीदर के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम कहेंगे नीदर राइस, तो इसका अर्थ होगा दो चावल में से एक भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, दो चावल में से एक भी नहीं। चावल को या तो हम किलो में देखेंगे या फिर हम ग्राम में देखेंगे, भाई 100 ग्राम चावल या 1 किलो चावल। तो यहां पर गिनती के आधार पर, नंबर के आधार पर चावल को नहीं देख सकते, इसलिए नीदर राइस नहीं होगा, नीदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। लगेज भी हमारा कैसा है? लगेज हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज में एस या ईएस लगाकर हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि नीदर के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ जाएं। देखिए, नीदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। क्यों? क्योंकि नीदर के बाद अगर हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ कैसा बनता है? सिंगुलर बनता है, और चूंकि सिंगुलर बनता है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अगर नीदर के बाद सिंगुलर नाउन है
तो ये सिंगुलर बना, और अगर हम इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा दो लड़कों में से एक भी हैंडसम नहीं है। अर्थ क्या होना चाहिए था? है के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, ना कि आर का। नीदर टेबल वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक। यहां पर जरा एक और ग्रामर का पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी मटेरियल से बनी हुई हो, किसी मटेरियल से बनी हुई हो, जैसे हम कहें कि प्लास लोहे का बना है, कोई मेज लकड़ी की बनी है, कोई भी चीज किसी वस्तु से अगर बना दी जाती है, उसके साथ मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है कि ना कि मेड विद या मेड फॉर का। यहां पर देखिए मेड ऑफ प्लास्टिक, हमारे पास प्लास्टिक एक मटेरियल था, उस प्लास्टिक का प्रयोग करके हमने क्या बना दिया? टेबल बना दी। तो हमने प्रयोग किया मेड ऑफ का। हम यहां पर मेड फ्रॉम का प्रयोग नहीं कर सकते, मेड ऑफ प्लास्टिक होता है। जब भी कभी आपके सामने एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि मेड ऑफ के साथ पूछकर आपसे कोई एरर पूछ लिया जाए, तो आप वहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, जब भी कोई भी सेंटेंस में कोई ऐसा मुझे ग्रामर पॉइंट अगर लगेगा जो आपको बता देना चाहिए, जिससे एग्जाम में एरर्स पूछे जाने की या सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जाने की संभावना है, मैं उसको समय समय पर एक्सप्लेन करता चलूंगा, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। मेड ऑफ प्लास्टिक, अगर कोई वस्तु किसी मटेरियल से बनी हो तो मेड के साथ या मेक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ना कि फ्रॉम का। फ्रॉम का भी नहीं होगा और विद का भी नहीं होगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे? मेड ऑफ प्लास्टिक। जो टेबल है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। हमारा मेन पॉइंट क्या था कि नीदर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये ठीक हो गया। अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी बातें आपको एक बार में समझ नहीं आती हैं तो ऑनलाइन की बहुत अच्छी विशेषता है, आप इसको बैक जा सकते हैं, दोबारा से चीजों को देख सकते हैं, और फिर भी आपको अगर कहीं समस्या आती है तो हर पेज पर हमारा नंबर दिया है, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कह सकते हैं कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर इस वर्ड का हमें यूज बता दीजिए, कि इस वर्ड का यूज, जो भी पॉइंट्स आपके हों हमें आप व्हाट्सएप पे बताते रहिए या कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। हम आपको उन पॉइंट्स को या उन वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे, वो भी तब जब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी एग्जाम रिलेटेड होंगी। अगर वो पॉइंट एग्जाम रिलेटेड नहीं है, हम अपने चैनल पे उस पॉइंट को पढ़ाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का। यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं कहूं दो वस्तुओं में से एक, तो मैं क्या कहूंगा? दो वस्तुओं में से एक। मैं एक वस्तु में से एक नहीं कह सकता, मैं कहूंगा दो वस्तुओं में से एक। तो हम नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, तभी वो सही माना जाएगा। जरा देखिए, नीदर ऑफ यू, यू जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल है, और नीदर ऑफ के बाद हमने यू का प्रयोग किया, तो इसका अर्थ हुआ तुम में से एक भी नहीं। तुम में से एक भी नहीं, नीदर ऑफ यू शुड गो देयर, तुम में से एक को भी वहां जाना नहीं चाहिए। नीदर ऑफ के बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, तो प्रोनाउन कैसा आया? प्लूरल प्रोनाउन आया। और एक बात और यहां पर ध्यान करिए कि ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नीदर ऑफ द बॉयज, यहां देखिए नीदर है, नीदर के बाद ऑफ आया, और ऑफ के बाद में अगर नाउन का प्रयोग किया गया तो नाउन कैसा आया? नाउन प्लूरल आया। क्यों? क्योंकि हमें अर्थ जो बनाना था वो बनाना था लड़कों में से एक भी नहीं। लड़कों में से एक भी नहीं तो हम प्लूरल लेंगे, लड़कों, द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज। और सब्जेक्ट टोटल कैसा बनता है? टोटल सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर। तो नीदर ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और नीदर ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो पहली बात तो प्लूरल आएगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। नीदर ऑफ द बॉय,
इसका अर्थ निकल के आ रहा है लड़का में से एक। क्यों? क्योंकि बॉय का अर्थ तो लड़का हुआ और लड़का में से एक भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थ होना चाहिए था लड़कों में से एक भी नहीं। तो अगर यहां पर नीदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ तो ये जो बना हुआ सब्जेक्ट है ये गलत हो गया। ठीक है, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। इसी सब्जेक्ट से भी कई बार एरर्स पूछ लिए गए हैं। आगे बढ़ जाएं। नीदर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। देखिए, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ का प्रयोग किया गया और अगर नाउन का प्रयोग किया गया तो नाउन से पहले हमने डिटरमिनर लिया द, तब तो यह सब्जेक्ट सही बना। लड़कों में से एक भी नहीं, तो यह सब्जेक्ट सही बना। लेकिन अगर हमने नाउन से पहले अगर किसी डिटरमिनर का प्रयोग नहीं किया तो यह ग्रामेटिकली एरर माना जाता है, इसे गलत माना जाता है। यहां पर बॉयज से पहले डिटरमिनर का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ द बॉयज होना चाहिए था। अगर नाउन का प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई डिटरमिनर का प्रयोग जरूर करेंगे, जैसे नीदर ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग जरूर किया जाएगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स था तो हमने डिटरमिनर द का प्रयोग किया था। अगर गर्ल्स से पहले डिटरमिनर का प्रयोग नहीं है तो इसको हम गलत मानेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। नीदर ऑफ के बाद यदि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। नीदर ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। अच्छा, क्यों आएगा ऑब्जेक्टिव केस का? क्योंकि नीदर के बाद यूज होने वाला जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ना कि सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो रूल मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ये सेंटेंस में कहीं पर भी प्रयोग हो सकता है। जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद में किस चीज का यूज है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग है तो वो आपको गलत मानिए आप उसको। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। नीदर ऑफ देम, तो ये सही हो जाएगा। और नीदर ऑफ दे, ये दे जो है ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए ये गलत हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए था। नीदर ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं। इज ब्यूटीफुल, उनमें से एक भी सुंदर नहीं है। इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। देखिए, मैं चीजों को इतनी बार दोहरा दे रहा हूं कि आप अगर वीडियो को भी एक बार देख लें या हमारी प्रीवियस से लेकर आज तक की, पिछले से लेकर आज तक की वीडियोस को देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद ही चीजों को कई बार रिपीट कर दे रहा हूं। नीदर ऑफ अस, हम में से एक भी नहीं। शुड हर्ट हर, हम में से एक को भी उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। नीदर ऑफ के बाद नॉमिनेटिव केस वी का प्रयोग कर दिया गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बड़ी साधारण सी बात है कि नीदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर भी देते हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा बनता है? सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। नीदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक भी नहीं, इज प्रेजेंट इन द क्लास, लड़कियों में से एक भी क्लास में उपस्थित नहीं है। सब्जेक्ट कैसा बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है पूरा सिंगुलर। पूरा सब्जेक्ट कैसा बन रहा है? सिंगुलर। तो इसके साथ हम किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है, हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। नीदर ऑफ अस स्पीक्स, देखिए ये वर्ब थी स्पीक, स्पीक को सिंगुलर बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एस का। नीदर ऑफ अस, हम में से एक भी नहीं स्पीक्स इंग्लिश, एक भी इंग्लिश नहीं बोलता है। अब वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग कर दिया तो ये सिंगुलर हो गया। अगर स्पीक था तो ये प्लूरल था, और प्लूरल था इसीलिए ये गलत था। नीदर ऑफ अस, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए थी? सिंगुलर, लेकिन प्लूरल है इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ जाएं। देखिए,
यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस का प्रयोग नीदर नॉर से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब का प्रयोग नॉर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के आधार पर किया जाता है। आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात तो ये नीदर और नॉर जो है, नीदर के बाद हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाता है, ना कि और का। ये कंजंक्शन है। अगर नीदर के बाद और का प्रयोग कर दिया जाएगा तो यह गलत हो जाएगा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, नीदर का प्रयोग किया जाता है और फिर और का प्रयोग कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है बताइए इसमें एरर कहां पर है। तो नीदर के बाद हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाएगा। यह एक कंजंक्शन है, इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर नीदर नॉर से जोड़कर, देखिए नीदर है और नॉर है, इनसे जोड़कर दो नाउन जुड़े हैं। एक नाउन है रैट और एक नाउन है रैबिट। ये दो नाउन है, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा बनेगा? नॉर के बाद, ये नॉर है, नॉर के बाद जो नाउन का प्रयोग है इसके नंबर के आधार पर इसको हम चेक करेंगे। नॉर द रैबिट, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो गिवन सेंटेंस में नॉर के बाद द रैबिट का प्रयोग है जो कि सिंगुलर है। अब ये रैबिट सिंगुलर है, इसी के आधार पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज का। बहुत ही साधारण सी बात है। नीदर नॉर से अगर सब्जेक्ट दो नाउन जुड़े हों तो नॉर के बाद यूज होने वाले नाउन के आधार पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ना तो चूहा और ना ही बिल्ली हैज बीन केज्ड पकड़े गए। ना तो बिल्ली पकड़ी गई और ना ही खरगोश पकड़ा गया। नीदर द रैट नॉर द रैबिट, नॉर के बाद द रैबिट का प्रयोग है जो सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आना चाहिए था, लेकिन यहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, यहां पर लिखा भी है, जो मैंने समझाया वहीं लिखा है। उपयुक्त एग्जाम्पल्स में नॉर के बाद रैबिट का प्रयोग है जो सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम। देखिए, नीदर आई नॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। यहां पर देखिए, मुझे फिर से अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई गई बात याद आ गई। मैंने आपको जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ाया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि इनका एक निश्चित सीक्वेंस होता है। दो सीक्वेंस मैंने आपको बताए थे। एक सीक्वेंस था सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस। यह सीक्वेंस तब था जब हम बात गुड मैनर में करते थे, जब हम बात करते थे गुड मैनर में। एक सीक्वेंस था 1 2 3। कब था? जब हम बैड मैनर में बात करते थे, जब हमारी बात निगेटिव होती थी। जरा हम सेंटेंस में देखने का प्रयास करेंगे। नीदर आई, ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम, ना तो मैं और ना ही तुम इस क्राइम के लिए, इस अपराध के लिए जिम्मेदार हो। पहली बात तो यह है, यहां पर हमने क्राइम की बात की गई तो यहां पर कुछ निगेटिव सेंस का हमें पता लग रहा है कि निगेटिव बात की गई है, हमें क्राइम की या पाप की बात करी है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? हमारा सीक्वेंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बनना चाहिए। थर्ड पर्सन का बनना चाहिए। अब हम सेंटेंस में चेक करेंगे क्या इस सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। तो देखिए, पहले हमने फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया और फिर हमने सेकंड पर्सन का प्रयोग किया। इसका मतलब यूज किए गए जो प्रोनाउन है वो तो ठीक है। नीदर आई नॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। अब हम दूसरी बात को देखें जो हमारा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है कि नॉर के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के आधार पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉर के बाद यू का प्रयोग है। नॉर के बाद किसका प्रयोग है? यू का। और यू कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। इस यू के आधार पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इसीलिए ये एग्जाम्पल ठीक हो जाएगा। अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यू, नॉर के बाद यू का यूज है, यू प्लूरल है और यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। मैंने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ाई गई बात को भी दोहराया और आज जो बातें हैं उनको भी बताया। ये सारी बातें आपको बेहतर समझ आई होंगी क्योंकि मैं बड़ी धीरे और हर पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और हर पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है क्योंकि इनमें से जितने भी हैं
ये सब एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं। मैं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का अध्ययन करके तब अपने नोट्स को बनाता हूं, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अब मैं किसी दिन, आज हमारी 5 क्लासेस हो गई हैं, अब मैं प्रयास करता हूं कि एक नन को और पढ़ा दें, तो नीदर और नन हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम कुछ 10-20 क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से और उनको करने का प्रयास करेंगे, और हमें यह भी पता लगेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में यूज ऑफ नन।